अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। गर्मियां हैं, गर्मियों के अपने मसले मसाइल हैं, बार बार हम बात करेंगे, बार बार आपको एजुकेट करेंगे। ना माने आप हमारी बात, हम फिर से अपना शो करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जहाँ पे हम खाने का ख्याल करते हैं, सेहत के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर हमारी जो स्किन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो चेहरा है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी भड़कती हुई जो गर्मी है जिसने सारे गुज़श्ता जो रिकॉर्ड्स हैं मासी के वो तोड़ दिए हैं। बाहर जाएं तो डिहाइड्रेशन के मसले मसाइल अपनी जगह, स्किन के मसाइल अपनी जगह जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ख़वातीन की स्किन हमेशा, ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के बारे में। जो कि स्किन तो देखें ना, मर्दों की भी वही है, लेकिन ख़वातीन चूँकि बहुत कॉन्शियस होती हैं, इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि हम एजुकेट करें कि किस तरह से आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। मर्दों के लिए भी है, जो लोग स्पेशली मोटर बाइक पर सफ़र करते हैं, रोज़ अपनी दफातर जाते हैं, उनकी भी स्किन उतनी ही डैमेज होती है। तो किस तरह से आपने अपनी स्किन का इन समर्स ख्याल रखना है। और सनबर्न चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के केसेस बड़े आते हैं, स्किन आपकी पूरी डैमेज हो जाती है। तो बाहर स्पेशली जो लोग जा रहे हैं वो किन क्रीम्स का इस्तेमाल करें, कैसे एहतियात बरती जाए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर एमन शेख साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं एमन आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। एमन, अच्छा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम लोग भी थोड़ा सा एज अ नेशन कॉम हम ज़रा केयरलेस होते हैं, हमारा रवैया थोड़ा सा केयरलेस है, हम बेहतियाती बरत देते हैं। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि ओहो ये मसला हो गया, वो हो गया। स्किन बर्न के इशू जो हैं बहुत आते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि डेली आउटडोर जिन्होंने जाना है अपने काम के लिए। अच्छा, मर्द ख़वातीन दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब तक पानी, जिसे कहते हैं ना, सर के ऊपर से गुजर नहीं जाता, हम अपने आप को लेके, हमारी हेल्थ को लेके जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्रीम, सन ब्लॉक, वो चीज़ें बाद में आते हैं, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टिव गियर है ना, जिसमें आपका अम्ब्रेला है, आपके सन ग्लासेस हैं, आपका मास्क है, वेदर इट बी वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट्स, कि आपने अपने आप को जो कवर करना है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो नंबर वन तो ये कि आप जितना मैक्सिमली अपने आप को कवर कर सकते हैं, आप अपने आप को कवर करें। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर टू पे ये है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती थी यूवी रेज़ के अगेंस्ट, वो डे बाय डे थिन होती जा रही है। इसीलिए हर गुज़रते साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हमें बेसिकली प्रोटेक्ट अपने आप को करना है सूरज की उन शुआओं से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अब उसमें हमारे पास सबसे मेन हमारा जो इसके अगेंस्ट वेपन आता है ना, वो है सन ब्लॉक। अब सन ब्लॉक में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का सन ब्लॉक हम लें, क्योंकि मल्टीपल मार्केट में सनस्क्रीन्स हैं, सन ब्लॉक हैं, हर बंदे के क्लेम एक से बढ़ के एक है। अब उसमें हम लोगों के लिए अगर हम कोशिश करें तो SPF 30 के अबव हमें जाना चाहिए। अच्छा। ऑल्सो ये कि कुछ मार्केट में SPF 100 तक भी है, बट वी डोंट नीड दैट। क्यों? क्योंकि SPF 60 हमें 98% तक प्रोटेक्शन दे देता है। तो वो उस 2% के लिए 100 तक जाना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो आपके फिर उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करेगा, हमारे लिए बेरेबल नहीं होगा। तो फ्रॉम SPF 30 टू SPF 60 इज़ मोर देन ओके। ठीक है। नंबर सेकंड, स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्किन टाइप का बंदा कौन सी सनस्क्रीन अप्लाई करे। अब देखिए, हमें कुछ ऐसा वेयर करना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, फिर ये कि हमने उसको रीअप्लाई भी करना है। तो अगर ऑयली स्किन वाला बंदा है, जो एक्नी प्रोन स्किन है, वो एक थिक सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। उसको ये होगा कि मैं फ़ौरन से, मुझे जी पसीना आ रहा है, मैं उसे वॉश कर लूँ। तो उसमें जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उनके लिए सीबम कंट्रोल या एसी जेल के नेम से सन ब्लॉक आते हैं। बाकी जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग हैं, वो सिंपल सनस्क्रीन जो है, फिज़िकल सनस्क्रीन जो है, वो यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन पे ही अगर मज़ीद बात की जाए तो उसमें ये है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा धूप जो हमें पड़ती है ना, वो 10 AM to 2 PM के दौरान सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं।
कोशिश तो ये करें कि जी उस टाइम में बाहर ना निकलें, बट अगर मजबूरी ही है कि बाहर निकलना ही है तो निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाएं। अब हम लोग कंजूसी करते हैं, हम कहते हैं कि जी बड़ी ट्यूब लें और 3-4 महीने गुजर जाए, लेकिन 2 फिंगर मेथड, इतनी अमाउंट की सनस्क्रीन आपने फेस के लिए, और अगर आप नेक को इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 फिंगर की अमाउंट आपने अपने पूरे फेस और नेक पे लगानी है 15 मिनट से आधा घंटा पहले बाहर निकलने के। नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आप इंडोर्स हैं तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू रीअप्लाई। अगर आप की जॉब की नेचर ऐसी है कि जो आपको आउटसाइड रहना है, पसीना आ रहा है या स्विमिंग कर ली है या आपने फेस वॉश कर लिया है, तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग मेरे पेशेंट्स आते हैं चौधरी रहमत हॉस्पिटल में, वो कहते हैं जी हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रीएप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहीं से मैं बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, बच्चों की बात लाजमी करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, उन्होंने आउटडोर एक्टिविटी भी करनी है। आजकल हम मीडिया पर भी बहुत बात करते हैं ना कि हमने अपने बच्चों को गैजेट्स दे दिए हैं, इंडोर ही उनकी गेम्स होती हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स भी कॉन्शियस हो गए, अच्छा शाम के टाइम पे चलो भी एक्टिविटी करवाते हैं पार्क्स की। और अब मैं देख रही हूँ कि एक फ़र्क मुझे नज़र आया, शाम को पार्क्स में लोग आए होते हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चों के लिए भी वही चीज़ रिकमेंड है जो आप बता रही हैं कि अप्लाई करने का जो मेथड है, या सेम ही उनको सन ब्लॉक्स लगेंगे, और कितनी देर के बाद रिमूव करना है, क्योंकि बच्चे थोड़े से केयरलेस होते हैं, तो हम माँ को एजुकेट करते हैं। डेफिनेटली, देखिए बेबी स्किन है वो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट। अब उसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया फिज़िकल सनस्क्रीन का, तो ये कुछ टाइप्स की सनस्क्रीन होती हैं। फ़िज़िकल सनस्क्रीन होगी, केमिकल सनस्क्रीन होगी। अगर इस पे मज़ीद बात करें तो फिज़िकल सनस्क्रीन ये कि लेयर प्रोवाइड करती है कि उससे जो है ना बाउंस बैक हो जाती है रेज़, और केमिकल सनस्क्रीन, केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं रेज़ को, तो केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर किड्स। तो आप प्रेफर करें कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन जो है अप्लाई करें बच्चों पे, और सनस्क्रीन के साथ बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट है, ये लगता है कि सिंस इट्स विंटर्स तो हमें करना है, अगर समर्स हैं तो नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ग्लैंड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं सीबम की, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर रहे। वही अगर हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजेशन कर लेंगे तो वो हमारे ग्लैंड्स को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये तो हम ओवरऑल सबकी बात बात कर रहे हैं। तो मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हम उनको फ्यूचर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इफ़ देयर आर एनी किसी भी क्रीम के, उससे हम इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि एक तो फिज़िकल सनस्क्रीन लगाएं, दूसरा ये कि हम मॉइस्चराइज़ करें और फिर उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनमें मदर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने हाथ मुंह में ना डाल लें, या जब अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो पेरेंट्स आर विजिलेंट कि वो कहाँ खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। और रीएप्लीकेशन अगेन बच्चों पे भी वही रूल अप्लाई होता है। तो कुछ स्पेशलाइज सनस्क्रीन भी आती हैं बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि जी कौन सी सनस्क्रीन बाय की जाए, तो आप जो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जी हमें फिजिकल सनस्क्रीन चाहिए, हमें केमिकल सनस्क्रीन नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो रंग गोरा करने वाला इंग्रेडिएंट मौजूद होता है सनस्क्रीन्स में, बहुत सारी ऐसी होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन उनका भी इस्तेमाल कर रही होती हैं कि चलें एक तो प्रोटेक्ट कर लेंगे और दूसरा जो है वो कोई और क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है सनस्क्रीन के साथ, ये रिकमेंडेड है या इसका कोई नुकसान है? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आई वुड से कि एक चीज़ है जिसकी इतनी ज़्यादा आपको नीड है तो आप उसको प्योर फॉर्म में ही लें, क्योंकि अगेन केमिकल से अनस्टेबल होते हैं, यू नेवर नो, देयर आर मैनी थिंग्स विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि आपको प्योर सनस्क्रीन ही लेनी है। जो आपकी गोरा करने वाले एलिमेंट्स होते हैं कुछ जो FDA अप्रूव नहीं है, वो तो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो इट कैन डू मोर हार्म देन गुड, कि ना आपको उससे बचा रहा है बल्कि उल्टा आपकी स्किन को ख़राब भी कर रहा है। अच्छा, वो देखें ना कितना ज़रूरी है डॉक्टर इमन यहाँ पे ये बात करना कि आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पर कितना इन्वेस्ट करती हैं ना, ख़वातीन की ही मैं बात कर रही हूँ, कपड़ों पर कितना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ लेने वाली है और आपको एक अच्छी सन क्रीम बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे, जैसे कि डॉक्टर एमन ने कहा कि किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी, उसमें कोई आपको ब्रांड्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे होते। मर्दों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम देखते हैं स्पेशली वो बच्चे
जो कि अब तो हेलमेट पहनने पर इतनी सख्ती कर दी गई है, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी बचत हो चुकी है, क्योंकि भारी भरकम जुर्माने हैं उन लोगों पर जो कि बगैर हेलमेट के ट्रैवल करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें कि इस मौसम में लड़कों की, मर्दों की जो स्किन थी वो बहुत टैन हो जाते हैं, तो ये सन क्रीम मर्दों को भी एजुकेट करना उतना ही ज़रूरी है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अगर एक बाइकर है वो दिन में 3 से 4 घंटे बाइक चला रहा है, ये जैसे फूड पांडा राइडर्स होते हैं, डिलीवरी वाले जो होते हैं, उनको तो सारा दिन उनका यही काम है कि उन्होंने बाइक चलाना है, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग तो फिर थोड़ी बहुत फीमेल्स रिसर्च कर लेते हैं, जो मेल्स हैं वो इतनी रिसर्च नहीं करते। फिर कुछ उनकी घर में बहनें हैं, मदर्स हैं, बीवियाँ हैं, कोई क्रीम लगा रही होती है शौक में, वो भी क्रीम लगा लेते हैं, और वो क्रीम एक तो वैसे ही स्किन बैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, फिर रात को वो क्रीम लगाई है और सुबह उठ के बिल्कुल धूप के सामने चले गए हैं, तो स्किन बहुत डैमेज, मतलब मर्दों की स्पेसिफिकली। आपने आपको एजुकेट नहीं करते ना, बस जो पड़ा है वो कर लिया, कि जो मिल गया, हाँ अच्छा ये लगा रही है, गोरी हो रही है, चलो मैं भी लगा लेता हूँ, तो दैट्स व्हाट दे डू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉट इवन मैन, अगर लेडीज़ भी कोई एक्टिव्स लगा रही हैं, एक्टिव्स वो कंपाउंड होते हैं जो हमें एक कोई ख़ास पर्पस हमारी स्किन को सर्व कर रहे हैं, जैसे विटामिन सी है, रेटिनॉल है, तो नो डाउट दीज थिंग्स आर गुड, लेकिन हमारी स्किन को क्योंकि वो सेंसिटिव कर रही है, बैरियर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है जब स्किन अडेप्ट कर रही होती है, तो तब भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिनॉल का आपने जिक्र किया, तो 2 सीरम्स जो हैं उनकी बहुत चर्चा है। रेटिनॉल ऑयल, अभी आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपको रेटिनॉल ज़रूर करेगा सजेस्ट, लेकिन उसका जो सही तरीका है, सही मेथड है, वो कितना ज़रूरी है। हाइड्रोनिक एसिड जो है, सीरम जो है, वो इसके साथ कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इस्तेमाल करना है डॉक्टर साहिबा, सही तरीका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि पहले मॉइस्चराइज़र की लेयर है, फिर उसके बाद क्या है, सीरम कब लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 करके लगाएं उन लोगों के लिए जो कि स्किन केयर रूटीन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी लेटली रेटिनॉल ने बहुत हाइप लिया, अदरवाइज तो पहले तो सिर्फ एक्नी नहीं था एग्जैक्टली सिर्फ एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स देते थे, बट अगेन इसका एंटी एजिंग में बहुत रोल है। हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे बढ़ जाते हैं, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, जैसे अभी ग्लास स्किन का बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इट हेल्प्स यू टू अचीव दैट। अब रेटिनॉल की बात की जाए तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक माइल्डर फॉर्म है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, फिर एक एक्टिव फॉर्म है, तो हमेशा हम माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट करें जो रेटिनॉल फॉर्म आपको सूट आया किया है कि नहीं। माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट करें, फिर उसको बिल्ड करें। दूसरी बात ये कि डेली ना लगाएं, स्किन को थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज पे लगाएं, स्किन को थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट होने दें। और रेटिनॉल की इनहेरिट प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको ओरली भी लेते हैं, कि वो ड्राइंग कॉज करता है स्किन की, और आपको पता है कि ड्राइनेस से ही बाकी सारे स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो चल पड़ते हैं आगे। तो आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र बहुत बेहतर होगा अगर आप हाइलुरोनिक सीरम को पहले अप्लाई करें, उसको डैम्प स्किन पे अगेन हाइलुरोनिक सीरम अप्लाई किया, फिर आपने रेटिनॉल अप्लाई किया, फिर यू लॉक इट विद अ गुड मॉइस्चराइज़र एंड स्टार्ट मॉइस्चराइज़र से ही किया हमने, दैट हाइलुरोनिक सीरम, देन रेटिनॉल, देन अगेन मॉइस्चराइज़र। डैम्प स्किन पे आप लगा सकते हैं राइट अवे हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि उसकी यही प्रॉपर्टी है, ह्यूमेक्टेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्किन मॉइस्ट हो। क्या मॉइस्चराइज़र से भी मॉइस्ट पहले कर सकते हैं, या डैम्प स्लाइटली डैम्प स्किन पे भी। फिर आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाया, फिर आपने रेटिनॉल लगाया, और फिर आपने उसको फिर मॉइस्चराइज़र से लॉक कर लिया। बट अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि पर्जिंग भी हो सकती है। अच्छा, दिन में रेटिनॉल लगा के आउटडोर जो लोग चले जाते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, स्किन को सेंसिटिव करता है, फिर अगर आप उसको सन रेज़ के साथ एक्सपोज करेंगे तो इवन आई सी पेशेंट्स जो कि रेटिनॉल स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपरली गाइड नहीं उनको किया जाता, और फिर वो सनबर्न के साथ आते हैं और प्रॉपर पिगमेंटेशन के पैचेस के साथ आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको राइट वे में केटर किया जाए। दूसरी चीज़, इनके साथ विटामिन सी की भी बहुत हाइप है कि जी विटामिन सी यूज़ करें, और हमारे जहन में आता है विटामिन सी ब्राइटनिंग करेगा, पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा, एंटी एजिंग है, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हम उसको मॉर्निंग में यूज़ करें विद सन ब्लॉक, तो ये हमारी जो सन रे से प्रोटेक्शन करता है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसका रोल चेंज होता है, रात में वो सारे काम करेगा, बट मॉर्निंग में जो हमारी सूरज की शुआओं से जो फ्री रेडिकल जो स्पीशीज़ बनती है,
ऐसी चीज़ें जो स्किन को नुकसान देती हैं उनके खिलाफ एज अ बैरियर एक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर एमन, मार्केट में भी हम तब जाते हैं, किसी अच्छे ब्रांड पे भी जाते हैं, यूजुअली कोई भी क्रीम्स लेते हैं तो हमें दो तरह के क्रीम्स, हमें मॉइस्चराइजर्स लाजमी मिलते हैं, विटामिन सी और विटामिन ई सॉरी। तो ये जो सी और ई है, ये क्या डिफरेंट स्किन टाइप के लोगों के लिए है, जैसे कोई भी यूज़ कर सकता है? जैसा कि आप बता रही कि विटामिन सी जो है जो लोग यूज़ करें उसको मॉर्निंग टाइम में आपके लिए जो है वो बेस्ट, आपने कहा ऐसे का इस सीजन में बेस्ट है, लेकिन आप मॉर्निंग नाइट विटामिन ई किसके लिए है, विटामिन सी किसके लिए है, स्किन ड्राई है या स्किन ऑयली है? थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मज़ीद इसकी डिटेल्स जो है वो हम ज़रा एजुकेट होते हैं इस बारे में। Please, let's dive into that. अच्छा, विटामिन सी एंड विटामिन ई दे बोथ आर एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई मोस्टली लोगों को सूट कर जाता है। विटामिन सी जो है वो पर्जिंग कॉज करता है, तो जो हमारे पास लोग हैं जिनको एक्नी है या एक्नी प्रोन स्किन है उनको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अगर विटामिन सी की बात ही हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से रेटिनॉल की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। टू नेम अ फ्यू, मैप आ जाते हैं, मैग्नीशियम, एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट, सैप आ जाता है, लेकिन सबसे जो एक्टिव फॉर्म होती है वो एल-एस्कॉर्बिक एसिड होती है। सीरम्स बाय करने जाते हैं, विटामिन सी लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स अगर हम पढ़ना भी चाहें तो उसमें फॉर्म नहीं लिखी होती। अब सैप मैप एक अच्छी फॉर्म है विटामिन सी की, बट वो रेडिली एब्जॉर्बेबल नहीं है स्किन को, एक्टिव नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि एक्टिव फॉर्म है या नहीं। फिर एक्टिव फॉर्म की भी आगे परसेंटेजेस आ जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप एल-एस्कॉर्बिक एसिड की 10 to 15% से स्टार्ट करें, क्योंकि फॉर्मुलेशंस 30% तक भी आ गई हैं, बट अगेन ये वाला वो सीज़न नहीं है कि जब हम इतने हाई रिस्क पे स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि सनबर्न की हम बात कर रहे हैं, सन रेज से और सन ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करना है ये आपने बताया, लेकिन वो लोग जो एहतियात नहीं बरते हैं, इसके लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हो सकते हैं डॉक्टर एमन? इसके ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट नुकसानात होते हैं जिसमें आपकी स्किन इमीडिएटली रेड हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होनी शुरू हो जाती है, और फिर 7 to 10 डेज़ में इवन वो स्किन आपकी शट ऑफ भी हो जाती है। तो आई वुड से कि शॉर्ट टर्म जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो तो फिर थोड़े हील हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निगलेक्ट की जाती है, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डर्मेटोहीलियोसिस। उसमें हम सन एजिंग की बात करें तो जिनको प्री मेच्योर एजिंग होती है वो सबसे इसका जिसे कहते हैं मेन साइड इफ़ेक्ट है। अब देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड जिसमें एक ट्रक ड्राइवर था, उसने बिल्कुल भी 20 साल ट्रक ड्राइविंग की है लेकिन सन ब्लॉक नहीं लगा। तो जो उसका लेफ़्ट साइड था जहाँ पे बाहर की स्टडी थी जहाँ पे सन रेज थी वो पूरी सैगिंग रिंकलिंग हो गई थी उस साइड पे, और वो जो दूसरी साइड थी वो रिलेटिवली प्रोटेक्टिव थी। तो इतना इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन को यूज़ करना। अगर इसके साथ हम फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स पे जाएँ तो हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में एक हमारे पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और खैर यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फेयर स्किन लोग होते हैं या जो ओवरसीज़ वहाँ पे स्किन कैंसर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और इसमें मैं गाइड करना चाहूँगी कि जिन लोगों के मोल्स हैं या जिन लोगों के कोई बर्थ मार्क है उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो साइज में, शेप में या कलर में चेंज तो नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर एमन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, कोलेजन के कैप्सूल्स और बड़ी चर्चा इसकी हो रही है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आप हमारी स्किन जो है बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, इसको राइटली किस तरह से कंज्यूम करना है और नेचुरल वे आपको लगता है कि क्या है उसको उसके लिए? मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग कोलेजन ओरली, क्योंकि कोलेजन एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। अब अगर उसे हमें इनटेक किया है तो उसमें हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना है, तो एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। और फिर हम ये सोचें कि जी ब्रेक डाउन होने के बाद वो रीअसेंबल होगा तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है ये एक गिमिक है, ठीक है, फार्मा गिमिक है। उसके अलावा या फार्मेसी से भी जाए तो आपको बड़ा बड़ा जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होता है, लोग ले रहे हैं एग्जैक्टली। और यही बात है ना कि प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और बस सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कोलेजन की कैप्सूल या ओरल इंटेक कोलेजन की। आप उससे बेहतर ये है कि आप कोलेजन इंड्यूस करें अपनी नेचुरली स्किन की। जैसे क्विकली मैं चाहूँगी शेयर कर दें, विटामिन सी, रेटिनॉल, ये दो चीज़ें हैं जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। या फिर फर्दर मेथड्स, विटामिन सी का फूड मतलब खाना या लेमन का इस्तेमाल, या वो भी हम उस तरह से भी ले सकते हैं। खाने की चीज़ों में भी अगर आपकी बॉडी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंट नहीं है तो भी
आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। दैट इज़ ट्रू। आप एंटीऑक्सीडेंट लें। और अगर इनटेक की बात हुई है तो मैं बिल्कुल जल्दी से मेंशन करना चाहूँगी कि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, सोचते हैं जी हाइड्रेटेड रहेंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। Correct. एक ORS का साशे आता है, 1 लीटर पानी की बॉटल लें आप, उसमें उसको हल करें और सारा दिन उसको ख़त्म करें, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के वेदर में, क्योंकि स्वेटिंग में हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और इस मौसम में, इस गर्मी में तपते सूरज की जो रेज़ हैं, धूप है, ये हमारी स्किन को कितना डैमेज कर सकती है, इसके एहतियात हमें कैसे बरतनी है, हमें बता रही थी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।